तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन। आज हम लोग इस वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं और जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है ना? आपके जो बुक में दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, उसको आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और लास्ट में हमने जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी रखा है। तो आप लोग बिना ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हुए नहीं जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी अच्छे-अच्छे वीडियो लाते रहें। और हम आपको ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपको पूरा ऑन यूट्यूब पर, ठीक है, आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा और ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी कि इस चैप्टर का जो नाम है वो है प्राकृतिक संसाधन। तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधन होता क्या है, ठीक है? तो देखिए, प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तु को ही क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि जल हो जाएगा, वायु हो जाएगा, वन हो जाएगा आदि। ये सब क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है? देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इसे याद रखिएगा कि जो हमारा भूमि है वो क्या है? एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और आज के इस वीडियो में हम भूमि के बारे में ही जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, कहता है कि भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। भारत जो है वह भूमि संसाधन में क्या है? संपन्न है। देश का लगभग 43% भूभाग मैदानी है। यानी भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश का जो 43% भूभाग है ना, उस पर यानी कि मैदानी क्षेत्र है, ठीक है? और जो कि कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए, 30% भूभाग पर पर्वतीय यानी कि क्षेत्र है और आपका 27% भाग पर जो है पठारी क्षेत्र है, इसे याद रखिएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो भारत का ऊपरी यानी कि उत्तरी इलाका है, ठीक है? वो उस इलाके में यानी कि जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ऊपर जो ये जम्मू कश्मीर वाला भाग है, उत्तराखंड वाला भाग, यहाँ पर पर्वतीय मृदा है, क्योंकि यहाँ पर पर्वत पाए जाते हैं। और इसके बाद जो है आपका राजस्थान वाला इलाका जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो यानी कि मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है? इसके बाद देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाल मिट्टी। इसके बाद काली मिट्टी कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में यानी कि काली मिट्टी का विस्तार है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारा है कि मृदा का निर्माण। अब देखिए, मृदा का निर्माण कैसे होता है सो समझिएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है। आप लोग को याद रखना होगा कि जो मृदा है वो एक क्या है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अब देखिए, ऐसा अनवीकरणीय संसाधन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर गहरी मृदा का निर्माण में लाखों हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए मृदा को अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। इसके बाद देखिए आपका है कि मृदा का निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होती है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कि जो मृदा का निर्माण है यह एक लंबी अवधि प्रक्रिया है, ठीक है? कुछ सेंटीमीटर यानी कि गहरी मृदा का निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है? इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, चट्टानों के टूटने-फूटने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन से मृदा का निर्माण होता है। आपसे पूछ देगा कि मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो आप लोग बताइएगा कि चट्टानों के टूटने-फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से क्या होता है? तो मृदा का निर्माण होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के बहुत सारे कारक हैं, जैसे आपका हो जाएगा उच्चवास ढलाकृति, इसके बाद हो जाएगा मूल शैल चट्टान, इसके बाद आपका हो जाएगा जलवायु, वनस्पति, इसके बाद आपका हो जाएगा यानी कि जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सब है। ये यानी कि ये सब जो है आपकी मृदा के प्रमुख यानी कि क्या है? तो निर्माण के कारक हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए आपका है कि मृदा के प्रकार एवं वितरण, यानी कि मृदा के प्रकार एवं वितरण के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मृदा की हम बात करेंगे उस मृदा का नाम है जलोढ़ मृदा, ठीक है? तो यह मृदा भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। यानी कि देखिए, जलोढ़ मृदा के बारे में हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर कि जो भारत का उत्तरी भाग है ना, जो भारत का उत्तरी यानी कि उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस इलाका में खास करके जलोढ़ मिट्टी का ही इस इलाका में खास करके जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, क्योंकि ये सब यानी कि बाढ़ इलाका क्षेत्र है। अब देखिए, अ, उत्तर भारत का मैदान पूर्ण रूप से जलोढ़ निर्मित है, ठीक है? यह मिट्टी हिमालय
हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो यानी कि नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है, ठीक है ना? तो देखिए जो जो आपका बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, तो इन इलाकों से ही होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो इसीलिए ये इन सभी राज्यों में क्या होता है, तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत के कितने करोड़ हेक्टेयर पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, ठीक है? इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं। पहला तो हो जाएगा आपका खादर, दूसरा हो जाएगा आपका बांगर, ठीक है? इसके बाद देखिए खादर क्या होता है और बांगर क्या होता है, हम आपको समझा देते हैं पहले। देखिए नदियों द्वारा जो लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसी को खादर कहते हैं, और जो नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है जब वह पुरानी हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, तो बांगर कहते हैं। जैसे कि कोई बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यानी बाढ़ हर एक साल आता है, तो उस क्षेत्र में जो यानी कि मिट्टी पाया जाएगा वो खादर होगा। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर यानी कि बाढ़ आया था और बहुत दिन से फिर बाढ़ यानी कि 10-15 साल से बाढ़ नहीं आ रहा है, तो उस इलाका का जो मिट्टी हो जाएगा वो यानी कि बांगर हो जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये आपका यानी कि बांगर मिट्टी हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, खादर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है? इसे आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा कि खादर यानी कि नई जलोढ़ है। यह मृदा नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है और यह नई होती है, ठीक है? और देखिए बाढ़ के पानी द्वारा लाए गए गाद और मिट्टी के जमाव के कारण यह अधिक उपजाऊ होती है। तो आपको याद रखना है कि जो खादर मिट्टी होती है यानी नई जलोढ़ मिट्टी, वो यानी कि अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है? इसके बाद बांगर की अगर बात करें तो समझिएगा यह मृदा बाढ़ के मैदान से दूर पाई जाती है और यह पुरानी होती है। यह कंकर चूने की गांठ से भरी होती है और खादर की तुलना में यह कम उपजाऊ होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए अगला है यह मिट्टी कहने का मतलब जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी है वो यानी कि गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन के लिए क्या है, उपयुक्त है, ठीक है? इसके बाद देखिए आपका है कि अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि करने का मतलब होता है कि ऐसा कृषि जिसमें अधिक उपज हो, ठीक है? उसी को क्या कहते हैं, गहन कृषि कहते हैं। जिसके कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। जहाँ पर कृषि ज़्यादा होगा वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद देखिए आपका दूसरा नंबर है काली मृदा। काली मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए काली मृदा, इस मिट्टी का जो रंग होता है वो यानी कि काला होता है। काली मिट्टी का जो रंग होता है ना वो काला होता है, याद रखिएगा। जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम और लौह यौगिक के कारण है, यानी कि जो काली मिट्टी होती है जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इस मिट्टी में क्या होता है, तो एल्युमिनियम और लौह के यौगिक होते हैं। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए जो आपका काली मिट्टी है इस पर यानी कि कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और जिस कारण इसे क्या कहते हैं, तो काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। यानी कि जो काली मृदा है उसको काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए आपका है कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यानी कि जो काली मिट्टी है ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इलाके में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है? तो काली मिट्टी में जो है वह नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। यदि अगर आप जलोढ़ मिट्टी पर यदि अगर पानी डालिएगा तो वो मिट्टी थोड़ा क्या होगा कि तो उस मिट्टी को अगर आप धूप में रखिएगा तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। लेकिन जो काली मिट्टी है होती है उसको यदि अगर आप पानी में डाल के अगर धूप में रखिएगा तो उसको यानी कि सूखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि उसमें नमी धारण करने की क्षमता होती है, ठीक है ना? यानी नमी कहने का मतलब जैसे देहाती भाषा में जिसको हाल बोल सकते हैं, ठीक है? इसके बाद देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी और काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पर आपको रेगुर मृदा देखने को मिलेगा, यानी कि रेगुर मिट्टी, ठीक है? तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो यानी कि काली मिट्टी है वो यानी कि
महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो इन इलाकों में क्या होता है, तो काली मिट्टी पाई जाती है। आप लोग को इतना राज्य नहीं याद रखना है, सिर्फ 3 से 4 राज्य से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका है कि लाल एवं पीली मृदा। तो इस मृदा में लोहे के अंश होने के कारण लाल होता है, यानी कि जो लाल एवं पीली मृदा होती है ना, उसमें यानी कि लोहे के अंश होते हैं, ठीक है। अब देखिए कहता है कि जल योजन के पश्चात यह मृदा पीले रंग की हो जाती है, यानी कि जब हम लाल मिट्टी पर या पीली मिट्टी पर अगर हम पानी डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, तो पीला हो जाता है, ठीक है। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। जैव पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो जीव द्वारा उत्पन्न हो। तो देखिए जैसे कि आपके खेत में केचुआ हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जैव पदार्थ होते हैं जो कि हमारे फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो उन सभी के अभाव के कारण जो होता है, यह यानी कि लाल एवं पीली मृदा जो है वो यानी कि जलोढ़ मृदा और काली मृदा से कम उपजाऊ होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कहता है कि इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर। आप यानी कि जो लाल एवं पीली मृदा है उसमें यानी कि सिंचाई की व्यवस्था कर लीजिए, जैसे पटवन की व्यवस्था हो जाएगा, जुताई की व्यवस्था अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का भी उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है, तो आपको सिंचाई का व्यवस्था करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए लेटेराइट मृदा की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इस मृदा की इस प्रकार की मिट्टी का विकास उच्च तापमान यानी कि जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। उस क्षेत्र में यानी कि लेटेराइट मृदा का क्या होता है, तो विस्तार होता है। और इस मृदा में ह्यूमस की जो मात्रा होती है नगण्य होती है, ठीक है। यह मिट्टी कठोर होती है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग भी क्या होता है, तो लाल होता है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा का क्या है, विस्तार है। और यह मृदा काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो लेटेराइट मृदा होती है ना, उस पर यानी कि काजू की खेती बहुत अच्छे से होती है। इसके बाद आपका है तो 5वां नंबर है आपका मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। जिस टाइप का आप गेहूं देखते होंगे ना, उस टाइप का यानी कि मरुस्थलीय मृदा का यानी कि क्या होता है, तो रंग होता है। और इस प्रकार की मृदा में वनस्पति और उर्वरक का क्या होता है, अभाव पाया जाता है। किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए जो यानी कि राजस्थान का जो इलाका है मरुस्थलीय इलाका, तो वहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि वनस्पति नहीं पाई जाती है। वनस्पति काहे नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर उर्वरक शक्ति और नमी धारण करने की शक्ति इस मिट्टी में नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पर यानी कि वनस्पति नहीं होते हैं। और खेती भी उतना अच्छा से नहीं होता है। अगर आप सिंचाई की व्यवस्था अगर कर लेते हैं तो कुछ हद तक थोड़ा बहुत यानी चावल और गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए पर्वतीय मृदा की अगर हम बात करें तो पर्वतीय मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। यह मृदा अम्लीय और ह्यूमस रहित होते हैं। इस मृदा के होना चाहिए यहाँ पर, इस मृदा के ढलानों पर फलों के बागानों एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जा सकता है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्वतीय मृदा होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है और इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, ठीक है। और देखिए जो नदी घाटी होती है, जो पर्वतीय इलाका होता है ना, वहाँ पर जो नदी होती है उसके घाटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, चावल की खेती कर सकते हैं और आलू का सभी जगह खेती यानी कि पर्वतीय मृदा पर कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए भूमि उपयोग के निम्नलिखित वर्ग हैं, यानी कि जो भूमि का जो विस्तार है, ठीक है ना, वह निम्नलिखित वर्ग में बटा हुआ है। सबसे पहले बहुत सारा ऐसा भूमि है जहाँ पर वन का विस्तार है। इसके बाद आपका हो जाएगा कृषि योग्य बंजर भूमि भी है, ठीक है। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि जैसे इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, ये सभी क्या है, तो भूमि के उपयोग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि हो जाएगा। इसके बाद बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका उपयोग 5 वर्षों से नहीं हुआ है। इसके बाद वर्तमान में प्रतिभूमि। तो ये सब जो है यानी कि भारत की जो भूमि है यानी कि इन सभी का ही क्या है, तो भूमि पर अधिकतर विस्तार है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका अगला नंबर है
कहता है कि भू भारत में भू उपयोग के स्वरूप, यानी भारत में भूमि उपयोग के अगर हम स्वरूप की बात करें तो भारत में उपयोग के स्वरूप विभिन्न हैं, जिनमें कृषि भूमि हो जाएगा, वन भूमि हो जाएगा, चारागाह भूमि हो जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगा, आवासीय भूमि प्रमुख है। ठीक है, ये सब भूमि जो है आपका ये क्या है, प्रमुख है, याद रखिएगा। भारत में अधिकांश भूमि पर क्या होता है, तो कृषि की जाती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखिए, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यदि अगर आपसे पूछ दे कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर यानी कि कृषि की जाती है, तो लगभग 51% भूभाग पर क्या होता है, तो कृषि होता है। यदि अगर हम वन की बात करें तो 21.81% जो है आपका, यानी कि वहाँ पर वन का विस्तार है। और चारागाह की अगर हम बात करें तो 3.92% जो है आपका, यानी कि चारागाह का विस्तार है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भू क्षरण और भू संरक्षण क्या होता है, तो समझिएगा। तो देखिए, मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। यानी कि जो मृदा होती है ना, जैसे कि हमारे अपने घर की अगर बात करें तो जो बहुत सारे गर्दे होते हैं, तो वो क्या होता है, तो कहीं से कट के आता है। तो मृदा का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की अगर हम बात करें, ये जब मृदा एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं, भूक्षरण कहते हैं। गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्री लहरों द्वारा भूक्षरण होता है। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होता है। तो देखिए, भूक्षरण में क्या क्या होते हैं, तो देखिए, जल से भी होता है, पवन यानी हवा से भी भूक्षरण होता है। जल से कैसे होता है, जैसे मान लीजिए बाढ़ अगर आता है, ठीक है ना, तो बाढ़ में क्या होता है कि तो बहुत सारे यानी कि मिट्टी जो होते हैं एक क्षेत्र से कटकर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, तो इससे भी मृदा अपरदन होती है। ठीक है, समुद्री लहरों से भी होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, वर्षा से भी होता है, यानी कि वर्षा से भी क्या होता है, तो मृदा अपरदन की क्रिया होती है, यानी मृदा के कटाव की। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके बाद देखिए है कि भूमि क्षरण को रोकने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं, यानी कि भूमि के कटाव को रोकने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो वृक्षारोपण करना होगा। तब आप क्या कर सकते हैं, तो भूमि के कटाव को रोक सकते हैं। इसके बाद पशु की चराई को सीमित करना होगा, बांध बनाना होगा, उचित कृषि तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद है आपका क्षारित और बंजर भूमि का वन रोपण करना, यानी कि जो क्षारित और बंजर भूमि है उस पर आप क्या कीजिए, तो वन को लगाइए। ठीक है ना, यानी पेड़ पौधे को लगाइए। इसके बाद अम्लीय और क्षारीय मृदा का सुधार करना, ये सब क्या हो सकता है, तो भूक्षरण के रोकने का उपाय है। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपके भूक्षरण को रोकने का उपाय है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका है भूमि निम्नीकरण। तो समझिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें भूमि खेती के अयोग्य बनती है, यानी कि वह प्रक्रिया जब हमारा खेत जो है वह यानी कि भू कृषि करने योग्य नहीं रह जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो भूमि निम्नीकरण कहते हैं। तो देखिए, भूमि निम्नीकरण की जो समस्या आती है वो यानी कि वन उन्मूलन और अति पशुचारण, खनन, रसायन का अत्यधिक उपयोग करना, ये सब क्या हो सकता है, तो भूमि निम्नीकरण का कारण है। ठीक है, तो देखिएगा, वन उन्मूलन का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे वृक्ष के कटाव से क्या होता है, तो भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। अति पशुचारण हो जाएगा, खनन हो जाएगा, हम जो अत्यधिक रसायन खेत में उपयोग करते हैं, तो इस सब से क्या होता है, तो भूमि निम्नीकरण की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उड़ीसा में जो है भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, तो वो वन उन्मूलन है। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अत्यधिक पशुचारण की वजह से क्या हुआ है, तो भूमि का निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई की वजह से भूमि निम्नीकरण हुआ है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक विकट समस्या है, इसका संरक्षण आवश्यक है। ठीक है ना, यानी भूमि जो निम्नीकरण हो रही है उसको यानी संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास होती है, इसीलिए तिलहन दलहन पौधे लगाने से मृदा में उर्वरकता शक्ति वापस लौट आती है। देखिए, अगर आप लगातार खेत में गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि की लगातार अगर खेती करते हैं तो उसमें जो होती है ना उर्वरकता शक्ति जो होती है वो यानी कि कम हो जाती है, इसीलिए यानी कि फसल को आप बदल-बदल कर कीजिएगा, जैसे गेहूँ कीजिए तो फिर तिलहन पौधा लगा दीजिए। ठीक है? तो इससे क्या होता है, तिलहन दलहन पौधा लगाने से भूमि का जो उर्वरकता शक्ति होती है वो बची रहती है और हम लगातार यानी कि उसमें अच्छा उपज कर पाते हैं। ठीक है? देखिए, इसके बाद है आपका कि पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्चय जुताई द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है।
पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो देखिए, समुच्च जुताई का मतलब होता है, जो पहाड़ी इलाका होता है ना, उसमें यानी कि सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, को मृदा का अपरदन नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सीधा ढाल अगर होता तो पानी पड़ता तो यहाँ से मिट्टी कट कट के सब नीचे चल जाता, लेकिन ऐसे अगर अगर हो जाए यानी कि सीढ़ी नुमा अगर हम खेती करें, तो इससे मृदा अपरदन की जो समस्या होती है वो तनी कम हो जाती है, थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वह समुच्च कृषि की जाती है, यानी कि सीढ़ी नुमा जो कृषि होती है ना, उसी को समुच्च कृषि कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद देखिए, आप लोग को एक बात याद रखना होगा कि जो उत्तराखंड है ना, तो उत्तराखंड में भी सीढ़ी नुमा खेती होती है, लेकिन वहाँ पर जो सीढ़ी नुमा खेती होती है उसको यानी कि सोपानी कृषि कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, पट्टिका कृषि क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए एक सतह ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, तो घास लगा दिया, ठीक है। और घास लगा दिया, और इसके बाद हम क्या किए, तो यहाँ पर यानी कि खेती करना चालू कर दिए, यहाँ पर खेती करेंगे। फिर मान लीजिए कि बगल में क्या किए, हम घास लगा दिए। तो इससे क्या होगा कि जो मृदा अपरदन होगा ना, जैसे यहाँ पर अगर घास रहेगा तो यहाँ से मिट्टी नहीं उड़ेगा, ठीक है। मिट्टी यानी हवा पवन के द्वारा मिट्टी का यानी कि यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण नहीं होगा, और हमारा कृषि भी सही से हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं पट्टिका कृषि। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए घास लगाया हुआ है, फिर बीच में कृषि किया हुआ है, ठीक है। फिर घास लगाया हुआ है, फिर कृषि किया हुआ है। तो ऐसे यानी कि क्या होता है, तो पवन से यानी कि जो हवा होती है ना, उससे यानी कि मृदा अपरदन की समस्याएं दूर हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आप लोग को याद रखना है कि एंड्रीन नामक रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, जिससे कीटों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण फसल की हानि होती है। यानी जो मेढक होते हैं वो बहुत सारे कीट को अपने अंदर यानी कि कीट को खा जाते हैं, जिससे हमारा फसल अच्छा होता है। लेकिन जो हम लोग रसायन अपने खेत में उपयोग करते हैं, एंड्रीन, ठीक है ना, एंड्रीन नामक जो एक रसायन होता है, वह मेढक के प्रजनन को नष्ट कर देता है, ठीक है। और जब उसका प्रजनन अगर नहीं होगा, तो यानी मेढक नहीं उत्पन्न होंगे, और इससे हमारे क्या होते हैं, तो खेतों में कीटों की संख्या बढ़ जाती है और हमारा खेती अच्छा से नहीं हो पाता है, ठीक है, जिससे हमें हानि होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये टॉपिक आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो अभ्यास प्रश्न है, ठीक है ना, उसको हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, इसके बाद अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण था, वो अधिक सिंचाई था, ठीक है ना। और अति पशुचारण कहाँ था, तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र के इलाका में था। महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। तो ये सब इलाका में क्या था, तो अति पशुचारण था, ठीक है। इसके बाद आपका हो जाएगा वनो उन्मूलन कहाँ था, तो याद रखिएगा, वनो उन्मूलन की वजह से उड़ीसा में यानी कि खेती भूमि का निम्नीकरण हुआ था, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आपका है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो हम आपको बताए थे कि सोपानी कृषि जो है वो यानी कि उत्तराखंड में प्रचलित है। इसे आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार निम्न में से कहाँ है, तो हम बताए थे मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो आपका क्या हो जाएगा, तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, तो अभी हम बताए हैं जस्ट, क्या हो जाएगा, एंड्रीन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला नंबर है कि काले मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काले मृदा का जो दूसरा नाम होता है वो आपका रेगुर मृदा होता है। और देखिए, ये वीडियो आपका यहीं पर अंत होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।